बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टीचिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड स्पेल वर्ड्स। प्रीवियस लेसन का ही ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, टॉपिक नंबर 16 देखिए। ये वाला लेसन भी जो है ना बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं बस। बाकी आप रट्टेलाइजेशन वाली इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, द रोल ऑफ फोनिक्स इन अ रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, रीडिंग प्रोग्राम में फोनिक्स का क्या रोल होता है, साउंड्स का क्या रोल होता है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं पहले आपको ना शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि इस लेसन में ना बेसिकली हम लोग यही डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ फोनिक्स एंड स्पेलिंग्स इन टीचिंग रीडिंग। ठीक है, कि फोनिक्स और स्पेलिंग्स का क्या रोल होता है इन टीचिंग रीडिंग में। उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को फोनिक्स सिखाए जाए, वर्ड की रिकॉग्निशन सिखाई जाए, और किस तरह से स्पेलिंग्स जो हैं वो रीडिंग डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं, और किस तरह से हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज रीडिंग को इफेक्ट करती है। और किस तरह से टीचर्स को उनको ना इफेक्टिव स्पेलिंग प्रोग्राम्स वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक इफेक्टिव स्पेलिंग प्रोग्राम। तो इस लेसन में हम लोग यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जो लेसन है इसने रीडिंग को, स्पेलिंग को, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को जो है वो कनेक्ट किया है प्रैक्टिकल टीचिंग फ्रेमवर्क में। अब टॉपिक नंबर 16 देखें। यहाँ पर रोल है फोनिक्स का इन रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं फोनिक्स का। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि फोनिक्स का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। तो ये हमारे पास बेसिकली हेल्प आउट करता है स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइजिंग होल वर्ड्स। ठीक है, डी कोड अनफेमिलियर वर्ड्स एंड इम्प्रूव स्पेलिंग एंड इम्प्रूव रीडिंग फ्लुएंसी। ठीक है, इन सब चीज़ों को में जो है वो हेल्प आउट करते हैं फोनिक्स जो होते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि टीचर्स जो है ना उनको कॉमन स्पेलिंग साउंड रूल्स सिखाने चाहिए। ठीक है, उन्हें टीचर से क्या करना चाहिए, उन्हें स्पेलिंग साउंड रिलेशनशिप सिखाने चाहिए, उनके कुछ रूल्स सिखाने चाहिए जिस ताकि बच्चे जो है ना वो एक बेटर वे में या इजीली क्या कर सकें, स्पेलिंग्स को सीख सकें। ठीक है, वो रूल्स हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं, आप लोगों को मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। अब यहाँ पर बताया गया कि इंट्रोड्यूस फोनिक्स विद नॉन वर्ड्स। ठीक है, जो बच्चों को ऑलरेडी वर्ड्स पता है, साउंड्स पता हैं, ठीक है, उनकी बेस पर उन्हें फोनिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। रीडिंग इंटरेस्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग टेक्स्ट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, वो बच्चे रीड करें, उससे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया है कि यूज फोनिक्स इन वन टू वन रीडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, वन टू वन रीडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पर देखी इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख दी है कि वन टू वन रीडिंग हमारे पास एक पर्सनलाइज इंडिविजुअल सेटिंग होती है जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर जो है वो एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, उसकी लिटरेसी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि एक टीचर है, ठीक है, उसके पास एक ही स्टूडेंट है, वो सारा फोकस स्टूडेंट पे उसका है। ठीक है, उसी को वो रीडिंग सिखा रहा है, उसी को स्पेलिंग सिखा रहा है, स्पीकिंग, सारी उसको लिटरेसी स्किल्स जो है वो सिखा रहा है, तो उसको हम लोग वन टू वन रीडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वन टू वन रीडिंग इंस्ट्रक्शन में जो है फोनिक्स को यूज़ किया जाए। ठीक है, ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो बच्चों की वो फर्स्ट लेटर पर जो है वो वर्ड के फर्स्ट लेटर पर रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी पहचान हो उन्हें। और यहाँ पर बताया गया कि अलाउ इन्वेंटेड स्पेलिंग। ठीक है, जब हम लोग किसी बच्चे को स्पेलिंग्स या फोनिक्स सिखाते हैं तो इन्वेंटेड स्पेलिंग अलाउ की जाए। फॉर एग्जांपल कि बच्चा जो है ना खुद से स्पेलिंग्स को इन्वेंट करे। फॉर एग्जांपल कि कैट, अब वो उसको उसको फोनिक्स का पता है, तो वो कैट की स्पेलिंग KAT इज फॉर कैट। ठीक है, तो स्टार्स में बच्चों को जो है ना वो इन्वेंटेड स्पेलिंग्स हैं वो टीचर अलाउ करें ताकि वो खुद से स्पेलिंग्स को इन्वेंट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था 16। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी सा है। जो मैंने पॉइंट हाईलाइट्स किए ना, आपने इनको एक बार देख लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएंगे, तो आप लोगों का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो सकता है। अब ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि फोनिक्स जो है वो हमारी रीडिंग को यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स को और स्पेलिंग यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स दोनों को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्टिव फोनिक्स, स्पेलिंग प्रोडक्टिव फोनिक्स। अच्छा, स्पेलिंग हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्टिव फोनिक्स होता है, और रीडिंग हमारे पास रिसेप्टिव फोनिक्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि रीडिंग इज रिसेप्टिव बट स्पेलिंग इज प्रोडक्टिव, क्योंकि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कुछ, तो हमारे पास जो स्पेलिंग होता है वो हमारे पास प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया गया कि प्रोडक्टिव पार्ट इज स्पेलिंग पार्ट ऑफ स्किल ऑफ राइटिंग, यानी एक राइटिंग का पार्ट और एक प्रोडक्टिव पार्ट है स्पेलिंग। अप्लाइड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इन्होंने ना बताया गया अप्लाइड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से जो है ना इंसिडेंटल इंसिडेंटल लर्निंग और डेलिब्रेट लर्निंग दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पर स्टेफन क्रैशन के अकॉर्डिंगली बताया गया है इंसिडेंटल लर्निंग और डेलिब्रेट लर्निंग की डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप अपने इनको याद रखने, क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसिडेंटल लर्निंग वर्सेस डेलिब्रेट लर्निंग। ठीक है, साथ आपको ने ये भी याद रखना, साथ ये भी याद रखना कि इनका क्या रोल होता है स्पेलिंग्स को टीच करने में। अच्छा, इंसिडेंटल लर्निंग का मीनिंग होता है कि नेचुरली लर्न करना, एक्सपोजर के थ्रू लर्न करना। ठीक है, चीज़ों को, जैसे कि प्लेज अ बिग रोल। ठीक है, यानी कि बच्चे नेचुरली जब कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग्स को सीख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास, उसको हम लोग इंसिडेंटल लर्निंग कहते हैं। और डेलिब्रेट डेलिब्रेट का मीनिंग होता है कि फोकस्ड लर्निंग, यानी कि जब बच्चा एक फोकस रख के कुछ चीज लर्न कर रहा होता है ना, फोकस स्टडी होती है, उसको हम लोग डेलिब्रेट लर्निंग कहते हैं, और ये हमारी लर्निंग को क्या करती है, स्पीड अप करती है। ठीक है, ये स्टेफन क्रैशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो डेफिनेशन हैं। ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास स्पेलिंग्स को, बच्चों को इन टीचिंग स्पेलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंसिडेंटल लर्निंग एंड डेलिब्रेट लर्निंग। अब यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि स्पेलिंग्स जो इम्प्रूव करती हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं थ्रू रीडिंग एक्सपोजर, ठीक है, प्रैक्टिस एंड डायरेक्ट टीचिंग। ठीक है, इन तीनों के थ्रू, रीडिंग एक्सपोजर के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू और डायरेक्ट टीचिंग के थ्रू जो है स्पेलिंग्स को हम लोग, किसी भी स्टूडेंट के स्पेलिंग्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो पॉइंट्स भी मैंने हाईलाइट किए हैं कि वोकैबुलरी लर्निंग एंड रोल ऑफ डेलिब्रेट लर्निंग। ठीक है, यानी कि वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी डेलिब्रेट लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड लर्निंग स्पेलिंग कैन बी सपोर्टेड बाय इंसिडेंट एंड डेलिब्रेट लर्निंग। ठीक है, कि स्पेलिंग को लर्न करना, ठीक है, लर्निंग स्पेलिंग जो है ना वो इंसिडेंटल डेलिब्रेट लर्निंग दोनों से बहुत ज़्यादा वो दोनों जो है ना वो लर्निंग स्पेलिंग को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ना दो वेज हैं, ठीक है, स्पेलिंग को लर्न करने के, तो ये आप लोगों ने याद रखने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी देखने इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट ये दो कॉन्सेप्ट हैं मेन इसमें। और आप लोगों ने ये याद रखना चाहिए इसके लिए कि स्पेलिंग्स आर प्रोडक्टिव एंड रीडिंग इज अ रिसेप्टिव। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 18 आ जाता है, प्रोडक्टिव स्पेलिंग, प्रोडक्टिव फॉन्ट सिस्टम एंड आइटम लर्निंग। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट देती हूँ, यहाँ से आप लोग उसे इग्नोर करें, मैं आपको सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट देती हूँ कि सिस्टम लर्निंग और आइटम लर्निंग का मतलब क्या है। अच्छा, सिस्टम लर्निंग का बेसिकली मतलब होता है कि लर्निंग थ्रू रूल्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, यानी कि रूल और पैटर्न्स के थ्रू स्पेलिंग्स को याद करना इस कॉल सिस्टम लर्निंग। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इंग्लिश में जो है ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कुछ रेगुलर स्पेलिंग साउंड्स को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स उनको ना अप्लाई कर रहे होते हैं, एक ही रूल को बहुत ज़्यादा वर्ड्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे डे है, ठीक है, डे आ गया, से आ गया, ठीक है, प्ले। अब इसमें एक ही रूल आ रहा है, ए, ठीक है, ए। तो स्टूडेंट्स ना इन सारे वर्ड्स पे इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली सिस्टम लर्निंग कहते हैं, यानी कि किसी सिस्टम या किसी रूल्स के थ्रू स्पेलिंग्स को याद करना। तो उसको हम लोग जो है वो सिस्टम लर्निंग का, जैसे कि अप्लाई है तो लर्न उसको कनेक्ट कर सकता है रिप्लाई से, सप्लाई से। ठीक है, तो ये यहाँ पर ना इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई एग्जांपल्स। ठीक है, तो बस आप लोग बस कॉन्सेप्ट याद रखें कि सिस्टम लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग थ्रू रूल्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे डे है तो उससे बच्चा काफ़ी सारे वर्ड बनाता है, से, प्ले, में। ठीक है, तो और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आइटम लर्निंग का। ठीक है, अब आइटम लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग अ वर्ड एज अ यूनिक आइटम नॉट थ्रू रूल्स। ठीक है, देखिए सम वर्ड्स कैन बी डेल्ट विद बाय रूल्स, हम लोग उनको लाइक एज अ यूनिक आइटम उनको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, हम लोग उनको रूल्स के थ्रू लर्न नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना वो कोई रेगुलर स्पेलिंग का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होते, तो फिर उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग इंडिविजुअली मेमोराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग उनके स्पेलिंग का रट्टा मार रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है यॉट, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है यॉट, सॉरी स्पेलिंग इसके हैं YACHT, इसकी इसकी प्रोनाउंसिएशन यॉट है। अब कोई बच्चा इसको यॉट पढ़े, उसको उसके अकॉर्डिंगली वो उसको लिखे तो वो YOT लिख देगा। ठीक है, क्योंकि इसके फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसकी स्पेलिंग्स नहीं है। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश बेसिकली हमारे पास एक अनप्रिडिक्टेबल स्पेलिंग्स होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक सिस्टम लर्निंग और एक आइटम लर्निंग। ठीक है, आइटम लर्निंग में ऐसा होता है कि हम लोग लर्न कर रहे होते हैं वर्ड्स का एज अ यूनिक आइटम, क्योंकि वो कोई एक ना एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते, इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग उनको मेमोराइज कर रहे होते हैं, उनको हम लोग उन स्पेलिंग्स का ना हम लोग रट्टा एक किस्म का मार लेते हैं ताकि हमें वो याद हो जाए, क्योंकि वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे होते। अब आगे देखिए क्या प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग, इंग्लिश की स्पेलिंग्स जो होते हैं वो बता क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इफेक्ट स्पेलिंग्स, अब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है वो हमारे स्पेलिंग्स को इफेक्ट कर रही होती है, पुअर स्पेलर्स को जो है वो राइटिंग टास्क क्या कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब
स्टूडेंट्स को ना सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज के सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो उनकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और जब वो डिफिकल्ट आइटम्स को लर्न करते हैं तो फिर उनकी स्पेलिंग कॉन्फिडेंस है ना वो भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट टू पॉइंट्स बताए गए हैं, सम वर्ड्स कैन बी डेल्ट विद बाय रूल्स एंड अदर हैव टू बी लर्न एज यूनिक आइटम्स, ठीक है। तो मैं आपको उसका बता देती हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि देखिए, सिस्टम लर्निंग हेल्प्स करती है हमें विद रेगुलर वर्ड, ठीक है। जो रेगुलर वर्ड्स होते हैं उनको याद करने के लिए हम लोग सिस्टम लर्निंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो भी रेगुलर वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम लोग आइटम लर्निंग जो है वो हमें हेल्प आउट करती है रेगुलर वर्ड्स के स्पेलिंग्स को यूज करने के लिए। तो इसलिए पे ये दोनों बहुत ज़्यादा हमारे पास जरूरी इंग्लिश स्पेलिंग को याद करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश स्पेलिंग्स जो है वो लाइक फुली फोनेटिक नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखें ये यॉट, इसके इसकी प्रोनाउंसिएशन तो यॉट है, लेकिन स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफिकल्ट है। तो ठीक है, ये अब यहाँ पर ये फोनेटिक तो नहीं है ना, ये फोनिक्स को तो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज फुली फोनेटिक नहीं है, इसलिए हम लोग सिस्टम लर्निंग और आइटम लर्निंग दोनों को यूज करते हैं फॉर स्पेलिंग्स, ठीक है। स्पेलिंग्स को फॉर लर्निंग, स्पेलिंग्स को ना याद करने के लिए। अब यहाँ पर ये दो मेन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं दोनों की, आप लोग इनको देख लें। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया वो इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स इन इंग्लिश स्पेलिंग देयर आर टू वेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास दो वेज हैं लर्निंग की, ठीक है। स्पेलिंग लर्निंग की दो वेज हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि स्पेलिंग लर्निंग की कौन सी टू वेज हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बता देना कि एक सिस्टम लर्निंग है और एक आइटम लर्निंग है, ठीक है। तो इनको जो मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए हैं, डेफिनेशन बताई हैं, वो आपने क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। सिस्टम लर्निंग में क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग रूल्स को लर्न करते हैं, पैटर्न को लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास एक पैटर्न है ठीक है, जो कि हमारे पास डे में आ रहा है, से में आ रहा है, प्ले में आ रहा है, ठीक है, मे में आ रहा है। तो ये हमारे पास सिस्टम लर्निंग होती है। और दूसरी आइटम लर्निंग है जहाँ पे हम लोग मेमोराइज कर रहे हैं स्पेशल वर्ड्स को, जैसे कि हमने पढ़ा था ये यॉट, ठीक है, YACHT। अब इसकी स्पेलिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेमोराइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल रूल फॉलो नहीं कर रहा जिस रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको याद कर लें, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे देखा कि इंग्लिश स्पेलिंग्स जो है वो इरेगुलर होते हैं, इसलिए हमें दोनों मेथड्स को फॉलो करना चाहिए एक गुड रीडर एक गुड राइटर बनने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात अगर मेरी रह गई है, कोई पॉइंट रह गया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पर बता दूंगी। अच्छा, टॉपिक नंबर 19 है। अब ये बहुत इजी इजी लेसन है, देखिए। फर्स्ट, लैंग्वेज इफेक्ट ऑन सेकंड लैंग्वेज रीडिंग। जो स्टूडेंट्स BS इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स हम लोग बहुत से पढ़ के हैं, उन सब में हमने इतना ज़्यादा पढ़ा है कि किस तरह से हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज को इफेक्ट करती है। जिसमें हमने रीडिंग का भी पढ़ा था, राइटिंग का भी पढ़ा था, स्पेलिंग्स का, सब, लिसनिंग, हर चीज़ का पढ़ा था, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ इफेक्ट एंड कोरिलेशन। अब इफेक्ट में देखिए कंट्रास्टिव एनालिसिस हाइपोथेसिस का बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग टू कंट्रास्टिव एनालिसिस हाइपोथेसिस L1 जो है वो हमारी L2 लर्निंग को इफेक्ट करती है, ठीक है। देखिए, L2 लर्निंग कैन स्ट्रांगली बी अफेक्टेड बाय L1 नॉलेज। अगर देखें कि दोनों लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज होंगी ना, L1 और L2 में सिमिलैरिटीज होंगी, तो फिर L2 लर्न करना हमारे लिए क्या हो जाएगी, ईजियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट बताया गया है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। L1 के, L2 के प्रोनाउंसिएशन पर, वोकैबुलरी पर, ग्रामर पर, डिस्कोर्स पर, ठीक है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स कब होंगे, जब इन L1 और L2 के प्रोनाउंसिएशन या वोकैबुलरी, ग्रामर या डिस्कोर्स में सिमिलैरिटीज होंगी, तो फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, हमारी लर्निंग ईजियर हो जाएगी। और अगर इनमें डिफरेंसेस आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, हमारे लिए जो लर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। हमें चीज़ें जो है L2 की, हम लोग जो L1 को L2 से या L2 को L1 से कंपेयर करेंगे, तो हमें, हमारे लिए वो क्या हो जाएगी, उसको लर्न करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो उस पर फिर क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स इफेक्ट्स में बताया गया, इसी तरह को रिलेशन बताया गया, यानी कि L1 और L2 के दरमियान जो है ना वो कोरिलेशन है, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन L1 एंड L2 रीडिंग एबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि एक गुड रीडर जो होता है ना, L2 स्टूडेंट्स ट्रांसफर प्रियर लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव स्किल्स। कह रहे हैं कि जो एक L2 स्टूडेंट होता है या एक गुड रीडर जो होता है ना, वो अपना L2 को ना लर्न करते हुए अपना बैकग्राउंड नॉलेज यूज करता है, ठीक है। क्या करता है, अपना प्रियर लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड नॉलेज होता है, ऑलरेडी जिसके पास जो नॉलेज होता है उसको वो यूज करता है टू अंडरस्टैंड न्यू नॉलेज, ठीक है। अब वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है और रीडिंग स्ट्रैटेजीज को क्या करता है, सीखता है, रीडिंग स्ट्रैटेजीज को सीखता है ताकि वो बेटर वे में जो है वो क्या कर सके, रीड कर सके। अब यहाँ पर देखें बताया गया कि सक्सेसफुल L1 एंड L2 रीडर जो होता है वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से क्या होता है, इंगेज होता है इन स्पेसिफिक बिहेवियर्स टू कॉम्प्रीहेंड टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। आपने इनको कोरिलेशन में देख लेना है कि इन दोनों के L1 और L2 रीडिंग एबिलिटी में क्या होता है, कोरिलेशन होता है।
और एक गुड रीडर जो होता है ना वो L2 को लर्न करता है, वो अपना प्रियर नॉलेज या उसके पास जो ऑलरेडी नॉलेज होता है उसको यूज करता है टू अंडरस्टैंड न्यू नॉलेज। ठीक है, रीडिंग इन बोथ L1 एंड L2 इन्वॉल्व्स रीडर। ठीक है, जब हम लोग L1 या L2 में जो रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें रीडर इन्वॉल्व होता है, टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, और उन दोनों के दरमियान क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, L1 रीडिंग शेयर्स बेसिक एलिमेंट्स विद रीडिंग इन L2। ठीक है, कह रहे हैं कि जो L1 का सॉरी L2 का रीडर होता है ना, ठीक है, वो L1 के कुछ जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको L2 की रीडिंग के टाइम क्या करता है, यूज करता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको आप लोग देख लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 20, दैट इज लर्निंग टू स्पेल एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग रीडिंग। ठीक है, अब इंग्लिश यहाँ पे बताया गया कि इंग्लिश स्पेलिंग सिग्निफिकेंस बताएगी कि इंग्लिश स्पेलिंग डिफिकल्ट रूल्स एंड इरेगुलरिटीज, यानी कि इंग्लिश स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, इरेगुलरिटीज हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस बताई गई है कि इंग्लिश स्पेलिंग डिफिकल्ट रूल्स एंड इरेगुलरिटीज, यानी कि इंग्लिश स्पेलिंग्स में जो है ना बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बताया गया कि पुअर स्पेलिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ राइटिंग टास्क स्पेलिंग इज डेल्ट विद अक्रॉस फोर स्ट्रैंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया कि पुअर स्पेलिंग्स में जो है ना वो राइटिंग कॉन्फिडेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। अगर स्पेलिंग्स अच्छे नहीं है तो राइटिंग कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसके स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है वो कुछ लिखने से भी क्या उसको होता है कि वो अवॉइड कर रहा होता है, वो राइटिंग टास्क से अवॉइड कर रहा होता है बिकॉज उसके स्पेलिंग्स अच्छी नहीं है। और इस ठीक है, और आगे बताया गया कि स्पेलिंग इज डेल्ट विद अक्रॉस फोर स्ट्रैंड, यानी कि जो हमने फोर स्ट्रैंड्स पढ़े थे उन चारों स्ट्रैंड में स्पेलिंग्स को जो है ना वो टीच सिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को। जो वो कौन से स्ट्रैंड से, मीनिंग फोकस इनपुट था, मीनिंग फोकस्ड आउटपुट, लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग एंड फ्लुएंसी डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि इन चारों स्ट्रैंड में बच्चों को स्पेलिंग्स जो है वो सिखाए जाएं। मतलब यहाँ पे स्पेलिंग एंड इनपुट बताया गया कि कंटिन्यूअल रिसेप्टिव एक्सपोजर इज यूजफुल बेसिस फॉर लेटर प्रोडक्शन, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें, रिसेप्टिव एक्सपोजर दें, यानी कि उन्हें उन्हें वर्ड्स दिखाएं, उन्हें जो है ना वर्ड्स जैसे स्पेलिंग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई स्पेलिंग पोइम्स वगैरह सुनाए ताकि बच्चे सुने और ज़्यादा उनका एक्सपोजर हो स्पेलिंग्स से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर लेटर प्रोडक्शन। ठीक है, अगर उनका रिसेप्टिव एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा ना तो उनकी प्रोडक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, स्पेलिंग्स को प्रोड्यूस कर सकेंगे। उनके अंदर जो इन्वेंटेड स्पेलिंग की एबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे आ जाता है स्पेलिंग्स एंड आउटपुट। अब स्पेलिंग आउटपुट में क्या होता है कि इसमें जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि टीचर्स को चाहिए कि वो इन्वेंटेड स्पेलिंग को एक्सेप्ट करें इनिशियल स्टेजेस पर, यानी कि बच्चे खुद से स्पेलिंग्स को इन्वेंट करें अपनी फोनेटिक्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उनको कुछ एक्टिविटीज करवाएं जिसमें डिक्टेशन आ जाती है, कॉपिंग आ जाती है, मेमोरी राइटिंग आ जाती है। ठीक है, सारी राइटिंग्स करवाएं ताकि इससे क्या होगा कि उनके स्पेलिंग्स बेटर होंगे। गिविंग डेलिब्रेट अटेंशन टू स्पेलिंग, यानी कि उन्हें फोकस्ड लर्निंग करवाएं ताकि वो फोकस करके स्पेलिंग्स को क्या करें, उन पर अटेंशन देकर उनको सीखें। अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ ईच पोर्शन, और चारों स्टैंड को जो है ना वो बैलेंस करके चलें और उनको एक बैलेंस प्रैक्टिस जो है वो दें। ठीक है, यानी कि इक्वल प्रैक्टिस, चारों स्टैंड पर इक्वल प्रैक्टिस करवाएं स्टूडेंट से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लर्निंग टू स्पेल एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग रीडिंग। ये भी वही है, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ टेक्निक्स शेयर की गई हैं टीचिंग स्पेलिंग्स की कि बच्चों के साथ स्पेलिंग टीच करवाने से कुछ टेक्निक्स हैं। पहली आ जाती है डेलिब्रेट मेमोराइजेशन। ठीक है, डेलिब्रेट मेमोराइजेशन में कुछ आ जाएंगी एक्टिव, इसमें कवर एंड रिट्राइव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कवर एंड रिट्राइव का मतलब क्या होता है कि लुक, कवर, राइट एंड चेक, यानी कि पहले बच्चा वर्ड देखे, ठीक है, फिर क्या कर दे, उसको कवर कर दे, देन उसको लिखे, उसकी स्पेलिंग्स को लिखे और देन उसको चेक आउट करे। इस तरह से क्या होगा कि उसको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा, वो देख सकेगा कि उसके कौन कौन से स्पेलिंग्स गलत है। इस तरह से क्या होगा कि उसके स्पेलिंग्स जो हैं वो बेटर होंगे। यूजिंग एनालॉजीज, फॉर एग्जाम्पल कि थिंक ऑफ नॉन वर्ड्स शेयरिंग सिमिलर स्पेलिंग फीचर्स। अच्छा, एनालॉजीज में क्या है कि टीचर बच्चों को सपोज एक वर्ड बता देती है ना, तो बच्चे फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, सिमिलर वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने बता दी अप्लाई, ठीक है, तो स्टूडेंट आगे से उनको बताएगा रिप्लाई, सप्लाई, तो वो उससे सिमिलर वर्ड्स को जो है वो बताएगा, जैसे अप्लाई, तो लर्नर थिंक ऑफ नॉन वर्ड्स लाइक रिप्लाई, सप्लाई वगैरह वगैरह। प्रोनाउंसिंग वर्ड्स इन द वे इट इज स्पेल्ड, ठीक है, यानी कि जिस तरह से वर्ड लिखा है उसी तरह से उसको सेम प्रोनाउंस करना है। ये बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाएं। जैसे कि देखें, यॉट कैन, यॉट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, यॉट कैन बी डेलिबरेटली मिस प्रोनाउंस। अब कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेगा तो वो इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करेगा, इसको मिस प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट में बच्चों को ये अलाउ करना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग जो है वो प्रोनाउंसिएशन करें।
विजुअलाइजिंग यानी कि बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा वर्ड से उनको एक्सपोजर दें वर्ड से। नोटिसिंग पैटर्न जैसे कि डे, प्ले, सेम, मे, स्टे, इस सब में बच्चों को बता पूछें कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बताएंगे कि इसमें पैटर्न है ए, ठीक है, तो इससे उनको पैटर्न्स का पता होगा तो वो उस पैटर्न्स को जल्दी सीख सकते हैं। मेमोराइजिंग न्यू आइटम्स आ जाएगा, फाइंड स्पेलिंग्स ऑफ नीडेड वर्ड्स आ जाएगा, हाउ टू प्रोनाउंस न्यू वर्ड्स व्हेन रीडिंग, ठीक है, यानी कि जब बच्चे रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो न्यू वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। अगर उनकी फॉन्ट्स अच्छी होगी ना तो वो अनफेमिलियर वर्ड्स को भी क्या कर लेंगे, उनको प्रोनाउंस कर लेंगे एक बेस्ट वे में और बिल्कुल एक्यूरेटली। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास लेसन आ जाता है डिजाइनिंग अ फोकस्ड स्पेलिंग प्रोग्राम। अच्छा, अब एक फोकस्ड स्पेलिंग प्रोग्राम, एक बेस्ट स्पेलिंग प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या गुड स्पेलिंग प्रोग्राम जो है ना शुड कीप लर्नर्स मोटिवेटेड, ठीक है, यानी कि वो लर्नर्स को क्या करता है, मोटिवेटेड रखता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ गुड इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम, गुड, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें कि वो लर्नर्स को मोटिवेट रखता है, उनकी सक्सेस को क्या करता है, यानी कि उनकी अगर वो उनकी उनको कोई सक्सेस मिलती है तो उसकी तारीफ करता है, ठीक है, उसकी तारीफ करता है कि बच्चे और मोटिवेट हो, और कोई फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेक लर्निंग, अच्छा, डू मिस्ट्री टेस्ट। अब मिस्ट्री टेस्ट का क्या मतलब है कि टीचर्स को चाहिए कि वो मिस्ट्री टेस्ट करे। फॉर एग्जांपल कि मिस्ट्री टेस्ट का मीनिंग होता है कि स्टूडेंट्स को असेस करना एडवांस लेवल पर जाने से पहले, ठीक है। लाइक टीचर ने एक बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट बता दिया तो फिर टीचर क्या करते हैं कि उसका टेस्ट पहले लेते हैं, चेक करते हैं कि बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट समझ आया है, ठीक है। अगर उसे 80 to 90% तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो देन वो मूव करते हैं एडवांस लेवल पर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिस्ट्री टेस्ट कहते हैं कि वो करना चाहिए, ठीक है। मेक लर्निंग फन, लर्निंग को ना एक फन बनाना चाहिए, किस तरह से कि अट्रैक्टिव मटेरियल यूज़ करें, बच्चों में कंपटीशंस करवाएं, विजुअलाइजेशन डेलिब्रेट लर्निंग करवाएं, ठीक है, आगे रेपिटेशन रिवीजन करवाएं, रेगुलर प्रैक्टिस आ जाएगी, लर्निंग स्ट्रैटेजी सिखाएं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं, आप लोग एक बार देख लें, ठीक है। ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जो डिफिकल्ट चीज़ थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, डेट इज लेसन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।